हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पुराने पेपर से शुरू करेंगे। 2011 का पेपर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसी क्रम में अगले पेपर सॉल्व करते जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते भी चलेंगे। जो आंसर्स आएंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन। शिक्षण शास्त्र 30 प्रश्न आते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से यूपी टेट पेपर 1 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंदी वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जब बच्चा मतलब एक तर्क देने लगता है, तार्किक रूप से चीज़ों को समझने लगता है, सीखने लगता है। हम लोग ने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसमें देखा था हमने कि जो मतलब बच्चा होता है वो पहले तो इसके 3 चरण बताए थे उन्होंने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऐसी भी 2-3 अवस्थाएँ बताई थी, जिसमें हमारा बच्चा जो होता है वो तार्किक रूप से किस अवस्था में शुरू करता है? जो हमारी मूर्त अवस्था होती है उसमें तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था 4 सुस्पष्ट स्तरों को? यानी बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो एक अलग-अलग स्तरों में होता है। तो उसको 4 स्तरों में डिवाइड किया था किन्होंने? पहला ऑप्शन है कोलबर्ग, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है स्किनर और चौथा है पियाजे। तो हमारा जो पियाजे थे उन्होंने ही बच्चों के जो बौद्धिक विकास है उसको 4 स्तरों में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला स्तर था हमारा संवेदी गतिका अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा जो है ये इस पहले सवाल में पूछा गया था, और चौथा जो है वो हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं जो थी वो पियाजे ने बताई थी बच्चों के बौद्धिक विकास का संज्ञानात्मक विकास जो बच्चों का बौद्धिक होता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनको उनके अधिगम प्रक्रिया में उनके पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? वही इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रसक्रिय। यानी बच्चों का जो विकास होता है उसमें अभिभावक की जो रोल होती है वो अग्रसक्रिय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। यानी तो बच्चों का जो विकास होता है उसको सबसे अच्छे से कहाँ पहचाना जाता है? जब वो पढ़ने लिखने जाएगा विद्यालय में, उसकी परीक्षाएं ली जाएंगी, उसका परीक्षण किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, उसको अवलोकित किया जाएगा, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। यानी इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो है हमारा वो क्या है कि बच्चों को डैश डैश दिया है, उसके बाद दिया है कि को अनप्रेरित शिक्षा के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और सी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। एक मतलब टीचर को वो मतलब जब फीडबैक मिलता है तो टीचर को अच्छा लगता है पढ़ाने में, उनको लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो उसी हिसाब से कक्षा में एक
टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कन्वर्सेशन स्किल डेवलप होती है, जिससे छात्रों पे भी इफेक्ट पड़ता है और टीचर्स पे भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों में। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा कि निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है वो किस पे होती है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। हमारा जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर आधारित होती है निम्न कक्षाओं में शिक्षण विधियाँ। यानी कि मतलब बच्चों को उनके मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उनके शारीरिक व्यायाम, शारीरिक वृद्धि विकास पर ध्यान रखते हुए उनके ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी हमारा जो एक बीमारी पढ़ी थी हम लोगों ने डिसलेक्सिया, वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है मानसिक विकार से, बी है गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, और डी व्यवहारिक विकार से। तो हमारा डिसलेक्सिया किससे होता है संबंधित, डिसलेक्सिया यानी हमारा होता है पठन विकार से, पढ़ने से। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से यानी जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, या फिर जो सामान्य से उच्च वाले या सामान्य से निम्न वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालय में, डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जो हमारी थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था समावेशी शिक्षा, वही हो जाएगी कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं या फिर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो प्रकरण हैं, उसमें अभिप्रेरण क्या है, यानी मोटिवेशन किस टाइप का रोल प्ले करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी है एक दिशीय रूप से सोचने वाले सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यानी बच्चों में एक जब हम उनको मोटिवेशन देते हैं तो उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक इच्छा जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। वही हमारा अभिप्रेरण और अधिगम के बीच संबंध होता है। हमारा अगला सवाल है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ऑप्शन ए है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, ऑप्शन बी है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, और डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार के भेदभाव टाइप की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, और उनको ऑडियो सीडी के जरिए, यानी जब भाई दृष्टिहीन टाइप के हैं, मतलब उनको कम दिखाई देता है, तो हम उनको चीज़ों को सुनने की क्षमता अधिक होगी तो उनको सुनाकर चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ये हमारा निम्न स्तर वाले बच्चों के अंडर में आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है 11वां, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना।
ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप सब बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 12वां सवाल। क्या है कि हमारा क्या लिखा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है इसमें, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यानी जब बच्चों को हम लोग विद्यालय में खिलवाएंगे तो उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होगा और उनमें मतलब उनकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। मतलब वो शारीरिक रूप से अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगला सवाल है, परिवार एक साधन है। यानी परिवार जो होता है वो क्या है, एक साधन है। किस प्रकार का साधन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का। तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा का। और चौथा है दूरस्थ शिक्षा का। तो ये हमारा जो फैमिली होती है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होती है। अगला हमारा सवाल है कि एक शिक्षक, हमारा जो शिक्षक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार विकसित कर सकता है? ए ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जैसा शिक्षक कक्षा में बर्ताव करेगा छात्र उसे देखकर ही तो सीखेंगे। तो हमारा जब शिक्षक अच्छे से आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो छात्र भी उन्हें देखकर वैसे ही सीखेंगे, वैसे ही वो भी बर्ताव करेंगे। हमारा अगला सवाल है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, कक्षा में समानुवर्ती होना। सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। डी, एक सुवक्ता होना। ये भी पॉइंट्स सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। कक्षा में समानुवर्ती महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ये भी महत्वपूर्ण होता है। एक सुवक्ता होना ये भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें पूछा सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, उनकी कठिनाइयाँ जो भी आ रही हैं उनको दूर कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अगला सवाल हमारा है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्व्युक्त किया जाता है? हमारा जो श्यामपट्ट है उसको किस साधन सामग्री के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं? तो हमारा श्यामपट्ट जो होता है उसमें पहला है ए, श्रव्य साधन। दूसरा दृश्य साधन। तीसरा दृश्य श्रव्य। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा श्यामपट्ट क्या होता है, हम उसको देख भी सकते हैं और श्यामपट्ट पे हमारे शिक्षक उस पर प्रश्नों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमारा ये किस प्रकार का साधन हो जाएगा? भाई हम श्यामपट्ट पे लिखा चीज़ें सुन तो सकते नहीं हैं, तो हमारा दृश्य श्रव्य तो होगा नहीं। फिर दृश्य होगा, देख सकते हैं, हाँ भाई देख सकते हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों हो नहीं सकता है, तो हमारा हो जाएगा दृश्य साधन। देखते हैं, सॉरी, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ए, श्यामपट्ट पर लिखना। बी, प्रश्नों को हल करना। सी, प्रश्न पूछना। डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का है कि कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा भाई? श्यामपट्ट पे लिखना भी एक प्रकार का कौशल है, श्यामपट्ट कौशल। हमारा प्रश्नों को हल करना प्रश्न कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रश्न पूछना हमारा एक प्रतिपुष्टि, भाई हम स्टूडेंट से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमको आंसर दे रहे हैं, पता चलेगा कितना समझ में आया, उनको कितना नहीं आया। तो तीनों जो हमारे आ जाएंगे वो शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। यानी इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं,
जो भी विद्यार्थी कक्षा के अंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सी ऑप्शन है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई वो प्रश्न पूछेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, जो नहीं समझ में आया उसके आधार पे प्रश्न पूछेंगे, तभी तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो चीज़ों के लिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन है टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉबेल ने, डी मॉन्टेसरी ने। तो हमारा जो किंडरगार्टन पद्धति थी इसके जन्मदाता कौन थे? बताइए आप सब लोग, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? हमारी जो मारिया मॉन्टेसरी जी थी वही तो थी किंडरगार्टन, सॉरी गलती हो गई, मारिया मॉन्टेसरी जी नहीं थी। हमारे किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल जी थे। मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल जी हमारे किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। हमारी मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता जो थी वो मारिया मॉन्टेसरी थी। अगला हमारा प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन बी, अभिभावक को लिखेंगे। ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन डी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? हम खुद उनसे जाके मिलेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका पता लगाएंगे। भाई इसके लिए हम छात्र को क्यों दंडित करेंगे? तो हम उसके पेरेंट्स से जाके मिलेंगे, उनके प्रॉब्लम को जानेंगे, समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर पकड़ रखेंगे। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए जगह निर्धारित करेंगे। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के काम देंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। हम भाई बच्चे को क्यों ऐसे काम देंगे, इधर उधर कोने में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? वो सुधर जाएगा? उस बच्चा ठीक से व्यवहार थोड़ी करेगा। जब हम उसे मतलब अच्छे से एक निर्देश देंगे, अच्छे से समझाएंगे, तभी तो वो समझेगा। ऐसे उल्टे पुल्टे काम कराने से थोड़ी समझ पाएगा। तो हम इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कोई सही नहीं है। हम उससे स्टूडेंट का अच्छे से दिशा निर्देशन करेंगे ताकि वो जो भी गलतियां कर रहे हैं ना करे, अपने भविष्य के बारे में चिंता करे, समझे, पढ़े लिखे। अगला हमारा प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो जब हमारा स्टूडेंट अलग अलग समूहों के मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग समूह में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनकी अभिवृत्ति किस प्रकार की है, वो किस चीज़ पर आधारित होती है कि भाई वो कहाँ से आए हैं, किस फैमिली से, किस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी फैमिली के लोग कैसे हैं। तो ये हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सही बात है भाई, हमें अगर तकनीक पहले से आती है तो हम ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की। और अगर नहीं पता हमको ऐसी तकनीक तो हम ऐसे तकनीक सीखेंगे और फिर उनको समझाएंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि हम ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तकनीकें जो भी बनी हैं उनको सीखेंगे और उनको समझाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है
ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उससे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल नहीं, गलत बात। ऑप्शन बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए बट इसका शिक्षा से कोई रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ाने से समझाने से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये सही है। और डी भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि उनको भाई वो एक टीचर हैं तो उनको क्या, उनकी मेन रोल क्या है कि उनको अपने स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उनकी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए और उनके समस्याओं को समाधान देने के लिए उनके पास एक तर्क वितर्क होने चाहिए। उनको ज्ञान होना चाहिए कैसे अपने स्टूडेंट की समस्याओं को सॉल्व करें। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व निर्माण में। ऑप्शन बी, कक्षा शिक्षण में। ऑप्शन सी, अनुशासन में। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो कब प्रभावी होता है? इनमें से सभी में। वही जब बच्चों के संवेगों का विकास हो रहा है, अपने वातावरण समायोजन कर पा रहे हैं, तो इससे उनका व्यक्तित्व निर्माण का कथा शिक्षण में भी मदद मिलेगी और अनुशासित भी रहेंगे। तो यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या है कि ऑप्शन ए है इसमें, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही से सबसे आसान सा ऑप्शन दिख रहा है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। हमने पढ़ा था, सभी को पता है कि हमारा जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट देखा था उसमें पढ़ा था, जो हमारे बचपन अवस्था होती है वो वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठा काल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन ए, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जब हम परीक्षा लेने वाले हो उसी प्रकार के प्रश्नों को बच्चों को हल कराएं ताकि उनको परीक्षा में मदद मिले, उन्हें समझ में आए कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उनके सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कराने से स्टूडेंट को बहुत मदद मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में। ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, नियोजित निर्देश में। ऑप्शन डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी स्वतंत्र अध्ययन में। भाई एक असंगठित परिवार है, किसी प्रकार का ना अनुशासन है उनके घर में, ना किसी प्रकार के कोई वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे घरों से आने वाले बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में उनको कठिनाई का अनुभव होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। भाई ऑप्शन ए बिल्कुल गलत कि उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत, उसको अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, मतलब जिस दिशा में उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी रुचि हो,
उसी प्रकार की काम करने के लिए उसको अनुप्रेरित करेंगे। अच्छे कार्य कर रहा है तो हम उसको बढ़ावा देंगे और अच्छे से करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का सीडीपी का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहीं पे हम लोग बंद करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म करके। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को अध्ययन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। भाई हम उन्हें जिस प्रकार की चीज़ों को, जिस प्रकार के काम को मतलब टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो, उसी प्रकार की चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अच्छे से समझ सकें और पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। तो ये सीडीपी के 30 सवाल, सबसे अच्छे सवाल जो हमारे 2011 के क्वेश्चन पेपर से थे, हमने सारे सवाल कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लास में हिंदी यानी लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।